हेलो एवरीवन, मैं हूं बबलू पांडे और एक बार फिर आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेज बलिया के यूट्यूब चैनल में। और आज का टॉपिक 324 जेडबी का सेकेंड पार्ट है, जो इंटरमीडिएट 12वीं में पेपर आया था 2023 में। 324 जेडबी उसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूं और आप लोग देखे भी होंगे। उसी का दूसरा पार्ट है, तो जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट देख लें और उसके बाद दूसरे पार्ट को देखें। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि 1 से लेकर के और 4 तक के सारे प्रश्नों को मैं पार्ट 1 में हल कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं 5वें वाले क्वेश्चन से। आप देख रहे हैं 5वें का ए नंबर क्वेश्चन लिखा गया है और इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 5वें का ए नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा गया है 2 tan इनवर्स b बाई ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a माइनस बी बटा a प्लस बी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग LHS ले लेते हैं। इसका LHS ले लिया जाए, LHS ले लेंगे, हो जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट में b बाई ए। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कास के रूप में होता है, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और x का काम अंडर रूट में b बाई ए कर रहा है। तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट b बाई ए का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस अंडर रूट b बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कास के रूप में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का मैं यहाँ पर यूज किया हूँ। तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस बी बाई ए और 1 प्लस बी बाई ए। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, ए हो जाएगा तो ए माइनस बी, जैसे भी एलसीएम हो जाएगा ए तो a और प्लस b। ठीक है, अब a से a कैंसिल हो गया, बचेगा cos इनवर्स a माइनस बी बटा a प्लस बी। यह प्रूफ हो गया। देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्वेश्चन था। ये 5वें का कौन नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अब आप देख रहे हैं 5वें का ख नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और लिखा गया है आपका 1x स्क्वायर 1x और x स्क्वायर 1 और प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यह प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ अगर आप डायरेक्ट विस्तार कर देते हैं तो सवाल जल्दी बन जाएगा और ये क्वेश्चन है 5 नंबर का और देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप डायरेक्ट विस्तार कर दीजिए यहीं से, तो मैं यहाँ से विस्तार कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, ये बचेगा हम लोग का ये रो और ये कॉलम खत्म, 1x और x स्क्वायर और ये 1 हो गया। ठीक है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ, यह बंद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और ये 1 बचेगा, ये बंद और ये बंद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 1 और फिर प्लस एक्स हो जाएगा, यह बंद तो एक्स स्क्वायर 1 और ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए विस्तार करते हैं। तो यह मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स का पावर 4 हो जाएगा और प्लस यह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब और यह एक्स स्क्वायर
और ध्यान देंगे यहाँ पर x है और माइनस एक्स का पावर 4 है। इन दोनों में से मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो बचेगा 1 माइनस एक्स क्यूब और यह पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब और यह हो जाएगा एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब। दोनों में ही कॉमन है 1 माइनस एक्स क्यूब, मैं कॉमन ले रहा हूँ 1 माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा माइनस एक्स क्यूब, दोनों एक जैसे हो गए, यानी कह सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन का प्रश्न है और 5 नंबर मिल रहा है। इतना आसान प्रश्न है हम लोगों का ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए जैसा कि देख रहे हैं आप, 5वें का ग नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 5वें का ग नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे हल करना है हम लोगों को। तो देखा जाए कैसे हल होगा ये। सबसे पहले तो यहाँ पर केवल x है, dx है, और यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर प्रगुण का यूज किया जाए। प्रगुण से आप लोगों में प्रगुण दिया है और प्रगुण चौथा भी यूज कर सकते हैं या पांचवा, दोनों ही कर सकते हैं। तो मैं प्रगुण से यूज कर रहा हूँ, मैं प्रगुण का कोई नंबर नहीं लिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रगुण यूज करेंगे तो 0 टू पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, और यह हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा 0 टू पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स अपन कॉस पाई माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये समीकरण नंबर 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 1 था। और समीकरण 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई। ध्यान देंगे दोनों का हर समान हो रहा है, तो दोनों का हर समान है तो एलसीएम भी समान होगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से बच गया x और यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस एक्स और ये dx। ठीक है, अब x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0 टू पाई अपन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से इसके अंश और हर में भाग कर देता हूँ, ठीक ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स से इसके अंश और हर में मैं भाग कर रहा हूँ तो यह हो जाएगा 2i 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स और ये पाई है dx बटा, अगर इसे मैं कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करूँगा तो केवल बचेगा ए स्क्वायर बचेगा और यह हो जाएगा बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से मैं b को मान लूँ, यहाँ टैन एक्स को मैं t मान लूँ, तो टैन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स तो आ जाएगा, लेकिन फिर अगर मैं लिमिट रखने लगूंगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो प्रॉब्लम होगी। ठीक ना, क्योंकि एक 0 है और एक पाई है, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि f पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है, f पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है, इसलिए यह हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 टू यह पाई बाई 2 हो जाएगा और पाई सेक स्क्वायर एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
tan स्क्वायर एक्स और ये dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू किया जाए, यहाँ से बनाते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ से मान लिया जाए, मान लिए हम कि b tan x बराबर t, b tan x को t मान लिए हम, तो हो जाएगा b सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, b सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, और जो लिमिट दिया गया है वह x के लिए दिया गया है और मैंने इसे t के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो यहाँ ध्यान दें, यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0 तो यह t इज इक्वल टू b tan 0 और tan 0 का मान 0 होता है तो t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यदि x बराबर मैं पाई बाई 2 ले लिया तब हो जाएगा t इज इक्वल टू b tan 90 और tan 90 का मान इन्फिनाइट होता है तो यह इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए अब चेंज किया जाए हम लोग, इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो i बचेगा और 0 टू इन्फिनाइट हो जाएगा, ये पाई और सेक स्क्वायर डी एक्स के जगह पे डी टी बाई बी हो जाएगा, या बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा और यह बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब मान दीजिए तो i इज इक्वल टू या पाई हो जाएगा पाई बाई बी 0 टू इन्फिनाइट डी टी बटा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूले का यूज़ कर दें, क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स t बाई ए हो जाएगा और 0 टू इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक, चलिए मान रख देते हैं यहाँ पर i इज इक्वल टू पाई बटा b, ये भी लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। और चलिए मैं मान रख दे रहा हूँ तो tan इनवर्स इन्फिनाइट बाई ए माइनस tan इनवर्स 0 बाई ए। ठीक है, tan इन्फिनाइट बेस से भाग करेंगे इन्फिनाइट होगा और tan 90 का मान इन्फिनाइट, tan इनवर्स इन्फिनाइट दिया है या tan 90 का मान होता है तो हो जाएगा पाई इज इक्वल टू i इज इक्वल टू, तब हो जाएगा i इज इक्वल टू पाई बटा ए बी और यह पाई बाई 2 हो जाएगा और यह 0 बन जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर बटा 2ab। ध्यान देंगे यही हमारा आंसर है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। और प्रगुण चैप्टर अगर पढ़े हैं आप, यहाँ पर मैंने 2 प्रगुणों का यूज़ किया है, यहाँ पर प्रगुण यूज़ किए हैं जो जनरली बुक में 4 या 5 नंबर पे दिया रहता है यहाँ पर, और एक प्रगुण का मैंने यूज़ किया है जो जनरली बुक में 7 नंबर पे दिया रहता है प्रगुण। कई बुकों में मैं प्रगुण का नंबर इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बुक में प्रगुण को नंबर के हिसाब से देता है, तो अगर आप किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं तो आपको ढूंढने में आसानी हो तो प्रगुण नंबर 7 पे दिया रहता है, ये प्रगुण अक्सर देख लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर मैंने प्रगुण 7 का यूज किया है। ठीक है, दोनों को बना दिए हम लोग, दोनों प्रगुण का यूज कर लिए और आंसर हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बटा 2ab। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। स्क्रीन पर आ चुका है अगला क्वेश्चन हमारा 5वें का घ नंबर, और इसमें लिखा है कि एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हों। स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हों। थोड़ा ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1 पर वह बिंदु है। यानी अगर मैं थोड़ा फिगर बना दूं, इस प्रकार से फिगर बना दूं मैं, तो इस प्रकार से इस मान लीजिए यहीं पर कोई स्पर्श रेखा है, तो वह जो रेखा है वह इस रेखा पर भी होगी और इस दीर्घवृत्त पर भी होगी। तो मान लिया जाए वह स्पर्श बिंदु एच के है, तो माना स्पर्श बिंदु एच और के, ठीक है, एच के है। तो अगर यह स्पर्श बिंदु एच के है और स्पर्शी पर है
तो यह इस दीर्घवृत्त पर भी तो होगा, तो दीर्घवृत्त के समीकरण को भी ये संतुष्ट करेगा। तो इसमें मान रख दिया जाए हम लोग, तो हो जाएगा h²/4 और k²/25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसे हम रख देते हैं सुविधा के अनुसार, इस पर इसका यूज किया जाएगा। फिर सवाल को लिया जाए, लिखा है x²/4 और y²/25 इज इक्वल टू 1। तो इसकी स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात कर लें हम लोग। तो इसके लिए दो ट्रिक है, एक कोऑर्डिनेट मेथड से भी है, लेकिन वो अब आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं दूसरे ट्रिक से बताने जा रहा हूँ जो कि फिलहाल आपके कोर्स में चल रहा है। तो यहाँ एकेडमिक में मुझे एकेडमिक अनुसार ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x/4 और 2y/25 और तो प्रवणता निकालने के लिए हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि प्रवणता को dy/dx भी कहते हैं हम लोग। तो हो जाएगा 2x/4 और 2y/25 और y का dy/dx इज इक्वल टू 0, यानी dy/dx यह उधर चल जाएगा -2x/4 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 25/2y। ठीक है, तो 2y से 2y कैंसिल, तो dy/dx इज इक्वल टू -25/8y, 25x/8y। अब यह देखिए, यह स्पर्शी की प्रवणता हो गई। किसकी प्रवणता हो गई? स्पर्शी की प्रवणता हो गई। तो स्पर्शी की प्रवणता हो जाएगी, स्पर्शी की प्रवणता dy/dx किस बिंदु पर? h और k पर, h और k पर। तो मान रख दीजिए यहाँ पर -25h/8k। ठीक है, यह हो गया स्पर्शी की प्रवणता। और आपको पता है कि यह जो रेखा है x अक्ष के समांतर है, और x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता 0 होता है। चूंकि प्रवणता x अक्ष चूंकि रेखा x अक्ष के समांतर है, किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर है, तो प्रवणता 0 हो जाएगा, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू 0, यानी कि 25h/8 के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी h बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, h बराबर 0। तो h का वैल्यू 0 आ गया। अब इस h के वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो h के वैल्यू को यहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दिया जाए तो हो जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में h का मान रखने पर रख दीजिए, तो हो जाएगा 0/4 k²/25 इज इक्वल टू 1, यानी कि 25 k² इज इक्वल टू 25, k इज इक्वल टू ±5। ठीक है, तो h का वैल्यू 0 और k का मान ±5, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 0 ±5, यह हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी ईयर के प्रश्न में या आपके बुक से संबंधित कोई प्रश्न है, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें। मैं आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, और अगर इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा तो फिर इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आप जरूर क्वेश्चन वहां पर भेजें। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 का अंगन नंबर क्वेश्चन है, और यह सन्निकटन पे आधारित प्रश्न है। और सन्निकटन पर आधारित प्रश्न में लिखा गया है, आप प्रश्न देख ही रहे हैं, स्क्रीन पर दिया गया है, इसी को मैं हल कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि fx बराबर 3x² + 5x और +3 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर fx = 3x² + 5x + 3, तो चलिए इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर दे रहा हूँ।
तो एफ डैश एक्स इज इक्वल हो जाएगा 6x + 5। ठीक, और आप देख रहे हैं कि वैल्यू किसका निकालना है। आप देखिए प्रश्न में, देखिए प्रश्न में लिखा है f 3.02, क्या लिखा है, 0 और 2 लिखा गया है ना। तो इसे हम कहेंगे x और इसे कहेंगे डेल्टा x, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3 और डेल्टा x बराबर हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ठीक, और आपको पता है फॉर्मूला है हम लोगों का एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक, चलिए वैल्यू पुट कर दिया जाए, हो जाएगा 3x² प्लस 5x + 3 और डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट किया जाएगा, अभी देख देते हैं। यह हो जाएगा डेल्टा एक्स और एफ डैश एक्स का 6x + 5। ठीक, अब यहाँ से x बराबर 3 और डेल्टा x बराबर 0.02 रखने पर रख दिया जाए हम लोग, तो यह हो जाएगा हमारा f 3 + 0.02 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 × 3 + 3 और डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.02 और ये हो जाएगा 6 × 3 और +5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा या 15 हो जाएगा या 3 और यह 0.02 और यह हो जाएगा 23। ठीक, तो ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दें हम लोग, 7 3 10 5 15 5 हासिल और ये हो जाएगा 2 3 1 4 45 हो जाएगा यह, और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 0.46 यानी 45.46 यह हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सन्निकटन यह भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 5वें का 6 नंबर प्रश्न। तो 5वें का 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि e का पावर cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। तो कह रहा है e का पावर cos x के सापेक्ष, चलिए कोई बात नहीं, हमने इसे y1 मान लिया, तो y1 इज इक्वल टू e का पावर cos x, तो इसका अवकलन कर दें x के सापेक्ष, dy1 अपन dx इज इक्वल टू हो जाएगा e का पावर cos x, और cos का होता है अवकलन माइनस sin x। ठीक है, और यहाँ पर y2 इज इक्वल टू मान ले रहे हैं, यह दे दिया sin स्क्वायर x, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो dy2 अपन dx इज इक्वल टू 2 sin x और sin x का अवकलन cos x। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ध्यान देना होगा आप लोगों को, किसके सापेक्ष कर रहा है, कह रहा है इसके सापेक्ष इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो यानी कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करना पड़ेगा, तो हो जाएगा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो dy2 अपन dy1 हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x और माइनस e का पावर cos x और ये sin x। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 cos x अपन e का पावर cos x, या माइनस यहाँ है, इसे आप चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 5वें का सारा खत्म हो गया, 4 तक क्वेश्चन थे, खत्म हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर जाएंगे। अब आप देख रहे हैं 6वें का क नंबर क्वेश्चन लिखा गया है और यहाँ पर
कह रहा है कि कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखा गया है एक्स, यदि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर यदि x इज लेस देन 0 है, तो इसके सततता और अवकलनीयता पर विचार करना है हम लोगों को। यानी दोनों ही प्रूफ करना है कि सतत है कि नहीं या अवकलनीय है कि नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम प्रूफ करेंगे, सतत भी चेक कर लेंगे और अवकलनीयता भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सतत के लिए पता है LHL, RHL और फिक्स मान तीनों बराबर होने चाहिए। तो पहले सत्ता के लिए चेक करते हैं हम लोग सतत के लिए। तो LHL देख लिया जाए। LHL देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, क्योंकि लिमिट 0 ही लिखा गया है इसलिए मैं 0 पर चेक कर रहा हूँ। 0 माइनस एफ एक्स यानी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, और x का वैल्यू 0 से कम कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के जगह पे कह सकते हैं 0 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए h का वैल्यू रख दीजिए, तो h का वैल्यू रख देंगे तो 0 हो गया। अब RHL देखते हैं हम लोग। RHL लिखा जाए, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स यानी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, और x का वैल्यू 0 से बड़ा कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर है, तो उस समय फंक्शन का मान x हो जाएगा। तो x हो गया यानी कह सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h। ठीक है, इसके वैल्यू को रख दीजिए, तो 0 प्लस 0 यानी कि 0। चलिए यहाँ भी 0 आ गया। और एक लास्ट देखा जाए इसी में, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स पर देखेंगे तो x का वैल्यू 0 के बराबर यहाँ पर है ना, तो यहाँ यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन का मान x हो रहा है, रख देंगे तो 0। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, ये तीनों ही बराबर आ रहे हैं, यानी यह सतत है। क्या है, सतत है। ठीक है, अब इसके अवकलनीयता पर विचार करते हैं हम लोग कि अवकलनीय करने के लिए क्या करना होगा। इसकी अवकलनीयता विचार करने के लिए हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन दोनों ही बराबर होते हैं। तो पहले था मैं लिख दे रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन का मतलब है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपन h। ठीक है, और राइट हैंड डिफरेंशिएशन का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ये सॉरी निगेटिव यहाँ पर होता है, और माइनस एफ एक्स और बटा h, ये राइट हैंड डिफरेंशिएशन है और इसी पर हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो यह अवकलनीय होगा। तो हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू देखिए क्या है, 0 है ना, चलिए रखा जाएगा बाद में, हम लोग रख देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यह हो जाएगा हमारा एफ एक्स माइनस एच और ये एफ एक्स अपन माइनस एच। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो एफ एक्स है ये दोनों के लिए तो बराबर हो जाएगा, एक ही जगह हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इसका पहले ही यहाँ मान निकाल ले रहा हूँ। देखिए लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू x होगा, यानी मान रख देंगे तो 0 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ रख दें हम लोग, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x का वैल्यू 0 से कम के लिए यह फंक्शन लेंगे हम लोग, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का x माइनस एच का होल स्क्वायर। देखिए अगर एफ एक्स यदि x का वैल्यू 0 से कम हो रहा है तो वहाँ पर फंक्शन का मान x स्क्वायर हो जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे
एक्स एक्स से कम है निगेटिव के लिए, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा, इसका वैल्यू तो जीरो हो ही गया अपन माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग x के वैल्यू रख दें, x का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो चलिए हम लोग यहाँ मान रखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि x का वैल्यू जीरो से कम कहाँ के लिए है, तो x का वैल्यू जीरो से कम पर एक्स स्क्वायर हो रहा है ना, फंक्शन का मान एक्स स्क्वायर हो जा रहा है जब x का वैल्यू जीरो से कम हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, और इसकी जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर और एफ एक्स अपान माइनस एच। ठीक है, ध्यान देंगे x माइनस एच, यहाँ पर x है तो x स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर x माइनस एच है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे। पहले x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू जीरो पर हम लोग चेक कर रहे हैं ना, x को जीरो पर चेक कर रहे हैं तो जीरो रख दीजिए पहले, तो ये हो जाएगा h टेंड्स टू जीरो, यह हो जाएगा हमारा जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर और एफ जीरो बटा माइनस एच। ठीक है, तो चलिए बाहर निकल जाएगा, ये एच स्क्वायर हो जाएगा बाहर, और आप देख रहे हैं एफ जीरो का वैल्यू कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो जीरो हो जाएगा और माइनस एच। ठीक, यानी कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एच बच जाएगा। ठीक ना, और एच का वैल्यू रख देंगे आप, अब एच का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो जीरो हो गया, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन जीरो आ गया। इसी प्रकार से राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकाल दिया जाए हम लोग, तो हो जाएगा राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकाला जाए, यानी यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस कर सकते हैं, जीरो कर दिया जाए, जीरो हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए एफ एक्स प्लस एच, एच एक्स से बड़ा ना, एक्स से बड़ा के लिए, एक्स से बड़ा के लिए ये फंक्शन हो रहा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स हो रहा है तो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा, यानी हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो या एक्स प्लस एच हो जाएगा और माइनस या इसको एफ एक्स ही रहने दिया जाए और अपन एच। ठीक है, वैल्यू पुट किया कर दिया जाए एक्स का हम लोग, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये जीरो प्लस एच और एफ जीरो होगा ना, तो एफ जीरो हो जाएगा अपन एच, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये जीरो प्लस एच, ये जीरो हो गया कैंसिल, ये तो यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और यह एच हो जाएगा, और एफ जीरो का वैल्यू जीरो आ रहा है तो जीरो भी जीरो, अब अपन एच यानी वन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन दोनों ही इक्वल नहीं हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएशन, इसलिए यह अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है तो आप हर प्रश्न को बना लेंगे, इसलिए प्रश्नों को रटिए मत, आप हमेशा कॉन्सेप्ट को समझिए। और जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करा ले रहा हूँ वो अगर सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आप कर गए तो यकीन मानिए आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में छूटेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। अब देखिए 6वें का ख नंबर क्वेश्चन, ये जितने भी मैं प्रश्न बना रहा हूँ ये सब 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। 6वें का ख नंबर प्रश्न है, ख नंबर प्रश्न में देखते हैं हम लोग, जैसे लिखा गया है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है, और कह रहा है कि x बराबर -1 और x बराबर +1 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि यह समीकरण कैसी आकृति बना रहा है। ठीक ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लें हम लोग। ठीक है, एक डायग्राम बना लें हम लोग, कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ x का वैल्यू पुट कर लिया जाए, एक यदि ये x हो गया और ये y हो गया,
ये बताइए यदि x का वैल्यू मैं रख दूं 0, अगर x वैल्यू 0 रख दूंगा तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। और यदि x का वैल्यू मैं रख दूं, यदि x का वैल्यू अगर 0 रख दिया तो y का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। और x का वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं, -1, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यदि x का वैल्यू मैं +1 रख दूं तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा, होगा ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यही मान के रख दिया हूं, ये सुविधा के लिए आप कोई भी मान रख सकते हैं, बस सुविधा के लिए रख दिए कि एग्जैक्ट पता चल सके कि उसका फिगर किस प्रकार से बन रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। यह x अक्ष हो गया और यह हो गया y अक्ष। यदि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 2 है, यानी कि x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू ये 2 हो गया। चलिए इसे 2 कह देते हैं। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू भी -1 हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर लगभग अंदाज से बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा और बड़ा फिगर कर दें x अक्ष को। यहाँ मैं ले लिया 1 1, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ -1 और यदि x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5 है। तो चलिए मैं यहाँ पर अंदाज से ले रहा हूँ 1 और यहाँ पर 5 ले लिया, थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट फिगर ही बनाएं, लेकिन हाँ वो तीनों रेखाएं, तीनों बिंदुएं एक ही रेखा में होंगी, ये तो कन्फर्म रहिएगा आप लोग। तो अगर मैं तीनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दूँ तो यही रेखा होगा, ठीक ना, यही रेखा होगी। और इस रेखा का समीकरण है y = 3x + 2 है। और इसे कह रहा है कि x बराबर -1, तो x बराबर -1 ही है ना हम लोगों का, और x बराबर +1, इस 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यानी यही इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसी का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। तो हो जाएगा A, B, C, D का क्षेत्रफल। तो लोअर लिमिट यहाँ पर x का मान कितना है, -1 है, और यहाँ पर x का मान कितना है, +1 है, तो +1 और y dx, ठीक है। तो -1 से 1 y का वैल्यू रख दीजिए तो 3x + 2 और ये हो जाएगा dx। चलिए समाकलन कर लेते हैं इसका, तो 3x² 2 और +2x और लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट +1, वैल्यू पुट करिए, प्लस पहले पॉजिटिव रख लिया जाए तो 3 × 1 का स्क्वायर बाई 2 और 2 × 1 एक में, और माइनस करके फिर निगेटिव रख दिया जाए तो 3 × -1 का स्क्वायर बाई 2 और +2 × -1, ठीक। तो यह हो जाएगा 3/2 +2 और माइनस ये हो जाएगा 3/2 और यह माइनस होगा ना, माइनस माइनस आके आ गया है प्लस हो जाएगा, तो 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा 4, यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 इकाई आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये, इतना छोटा सा प्रश्न और 5 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं हम लोग का। ग नंबर प्रश्न है, इसको देखिए कितना आसान है। कह रहा है कि वेक्टर a + वेक्टर b इज लेस देन आर इक्वल टू वेक्टर a और वेक्टर b। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, और यह भी प्रश्न 5 नंबर का है। कितने आसान आसान प्रश्न दिए गए हैं 5-5 नंबर में, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो सारे प्रश्न आप बना करके चले आएंगे, ठीक ना। इसे हम लोग हल करते हैं, ध्यान दिया जाए। तो पता है आपको, सबसे पहले आपको पता है कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, 1 से कभी भी अधिक नहीं होगा, तो 1 होगा या फिर 1 से कम होगा। तो cos थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों में मैं 2 वेक्टर a वेक्टर b से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। तो 2 वेक्टर a वेक्टर b हो गया, ठीक। अब दोनों ही पक्षों में मैं वेक्टर a का स्क्वायर वेक्टर b का स्क्वायर ऐड कर दे रहा हूं, तो 2 वेक्टर a वेक्टर b cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू
वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर और 2 वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, अब ध्यान देंगे यह किसका फॉर्मूला हो गया, तो यह फॉर्मूला हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर का, जबकि यह फॉर्मूला हो गया वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको कॉन्सेप्ट अगर ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है, आप समझ गए होंगे आप लोग। स्क्वायर दोनों तरफ हटा दीजिए आप लोग, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये बन गया प्रश्न हम लोग का। सोचिए कितने नंबर का, 5 लाइन का भी प्रश्न नहीं है और 5 नंबर का ये प्रश्न क्वेश्चन है। ठीक ना, 5 लाइन भी नहीं बनाना पड़ा और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा है इसमें एफ एक्स बराबर लॉग एक्स बटा एक्स, इसको प्रूव करना है। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि x बराबर ई पर यह उचिष्ट होगा, इसका मान उच्चतम होगा। तो चलिए हम लोग इसे बनाए, हम लोग हल किया जाए। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो एफ डैश एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें हम लोग, तो ये अंश और हर के रूप में है, यानी हर इंटू अंश का अवकलन मास अंश इंटू हर का अवकलन। x का अवकलन 1 हो जाएगा अपन हर का स्क्वायर, यानी हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स अपन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार और हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, डबल डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन, तो 1 का अवकलन 0 और लॉग एक्स का हो जाएगा -1/x। ठीक है, क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव हो गया, और माइनस फिर यहाँ बच जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x अपन, अब हर का स्क्वायर हो जाएगा यानी हर का पावर 4 हो जाएगा, x पावर 4 हो गया। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल हो जाएगा -x और -1 माइनस लॉग एक्स और 2x अपन हो जाएगा x का पावर 4। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं उचिष्ट और निम्निष्ट के लिए। तो यहाँ उचिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए, उचिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए पता है कि एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना पड़ता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर दिया जाए, तो रख दीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 1 माइनस लॉग एक्स बराबर 0, तो माइनस लॉग एक्स बराबर -1, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यानी कि x का वैल्यू e हो जाएगा, लॉग e का मान 1 होता है आपको पता है, तो x इज इक्वल टू e हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसके वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं हम लोग, तो x बराबर e एफ डबल डैश एक्स में रखने पर रख दीजिए, हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पर माइनस e और माइनस, ये देखिए 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 आया था ना, तो यहाँ x बराबर फिर e रखेंगे तो 1 होगा, यही डायरेक्ट रख देते हैं मान, तो यह पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा बटा e का पावर 4, यानी एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बटा e क्यूब। और यह आ गया निगेटिव, क्या आया, निगेटिव है, यह ऋणात्मक हो गया, यानी कि x बराबर e पर क्या होगा, उच्चतम होगा, फलन का मान उच्चतम होगा x बराबर e पर। ठीक है, प्रूफ हो गया हम लोगों का। बहुत ही बड़े बड़े जो क्वेश्चन, बड़े बड़े नंबर के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत ही आसान है। ठीक ना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, इसी प्रकार से लगे रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। बीच बीच में आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन आप पूछते रहिए हमसे। ठीक ना, प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ चुका है और वह प्रश्न है 6वें का अंग नंबर प्रश्न है। इसमें लिखा है कि x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 50। दूसरा समीकरण लिखा गया है कि 3x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 90, और फिर लिखा गया है कि x इज ग्रेटर दैन 0
y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो z का अधिकतम मान ज्ञात करना है, जो कि प्रश्न में आप देख रहे हैं, प्रश्न में दिया गया है। देखिए, एज ए बड़े भाई समझकर या गुरु समझ करके गुरुदक्षिणा के रूप में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हमेशा इस प्रकार का वीडियो लाता रहूं। ठीक है, तो बिना शेयर किए कोई गुंजाइश नहीं चलेगी, आप शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को। ठीक है, और लाइक बटन भी दबा दें। तो चलिए इससे हम लोग हल करते हैं। पहले वाले को हल कर दिया जाए, हो जाएगा x प्लस वाई, इसको हल करें हम लोग। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को लिया जाए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 ले लिया जाए। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक आप चार्ट बना लें, यहाँ पे एक चार्ट बना लीजिए, छोटा चार्ट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये x और ये y। ठीक, देखिए जब भी चार्ट बनाइए तो प्रयास कीजिए कि किसी भी तरह से एक बार x का वैल्यू 0 आ जाए, एक बार y का वैल्यू 0 आ जाए। तो यदि x का वैल्यू मैं रख लेता हूँ 50 रख लूँ, तो y का वैल्यू 0। ठीक है, और एक बार मैं x का वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो y का वैल्यू 50। ठीक, और एक बार अगर मैं x का वैल्यू 30 रख लूँ, तो y का वैल्यू 20 हो जाएगा। ठीक, एक समीकरण बन गया हम लोगों का। इसके सारे डाटा बन गए। एक बार इसका डाटा इकट्ठा किया जाए, इसका डाटा लिखा जाए। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, यानी y इज इक्वल टू 90 माइनस 3x। एक इसका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। x और ये y। ठीक है, एक बार यदि मैं x का वैल्यू 0 ले लेता हूं, तो y का वैल्यू 90 हो जाएगा, और x का वैल्यू 30 रख लेता हूं, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक, और x का वैल्यू बस और ही 5-10 मिनट लगी। ठीक ना ना, मैंने थोड़ा सा अजीब लगा था। बस लास्ट क्वेश्चन करता है। और एक बार x का वैल्यू मैं अगर 20 रख लूँ, तो 20 तियाई 60, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये दो डाटा मिल गए हम लोग के पास। अब इसका फिगर बनाते हैं। बाकी दो दिया ही है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। तो फिगर यहाँ ड्रा करते हैं। ठीक ना, यह हो जाएगा हमारा फिगर। ठीक, ये x डैश y और ये y डैश। तो सबसे पहले इसका मैं बनाता हूँ। जब x का वैल्यू 0 है तो y का मान, x का वैल्यू 50 है तो y का मान 0 है। तो चलिए अंदाज से लगभग मान के चलिए कि ये 50 हो गया, 50 और 0 हो गया। चलिए इस वैल्यू कर देते हैं। फिर x का मान 0 तो y का मान 50, तो x का मान 0 तो y का मान 50 मान के चलिए, ये वाला हो गया। तो 0 और 50 ये हो गया। और 30 और 20 इसी रेखा पर कहीं आएगा, उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, इसको बस मिलाते हुए हम लोग एक रेखा खींच दें। इस प्रकार से रेखा खींच दिया जाए। ठीक ना, इस रेखा पर इसका समीकरण लिख दें हम लोग। क्या समीकरण है? तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, अब दूसरे वाले का भी डाटा जो है उसको हम लोग बनाया, जो उस पर लिखा जाए। तो x का मान 0 तो y का मान 90,
तो x का मान 0 तो y का मान 90, मान के चलिए लगभग यहाँ पर आ रहा होगा 0 और 90। और x का वैल्यू 30 आ रहा है तो y का वैल्यू 0 है, तो 30 50 से कम ही होगा। तो चलिए इसको लेते हैं, यहाँ पर मान के चला जाए कि 30 और ये 0 हो जाएगा। चलिए इससे मिलाते हुए हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यह एक फिगर हो गया और इसका समीकरण है 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90। ठीक, यहाँ सब फिगर बन गए। अब देखना है कि कौन सा एरिया बन रहा है। ठीक ना, जब इतकी है नीचे डील करता हूं का। अब आप देख रहे हैं कि यह रेखा और यह रेखा दोनों एक दूसरे को जगह काट रही है, तो यह कटान बिंदु भी ज्ञात कर लिया जाए हम लोग। तो कटान बिंदु कैसे ज्ञात होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल करके हम लोग कटान बिंदु ज्ञात कर लें। तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 50, ये समीकरण 1 है, और 3x प्लस वाई बराबर 90 समीकरण 2 है। ये माइनस माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2x माइनस 40 इससे कैंसिल, x बराबर 20। x का मान 20 आ गया ना, जब x का मान 20 आ गया तो y का मान निकाल दीजिए। तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 50, तो 20 प्लस वाई बराबर 50 यानी कि y बराबर 30। ठीक है, यानी कटान बिंदु हो गया 20 और 30। तो इस बिंदु को कह सकते हैं, इस बिंदु का नाम हो गया 20 और निर्देशांक हो गया 20 और 30। ठीक, इसका नामकरण कर दिया जाए। अब देखिए इसका पहले नामकरण कर लें हम लोग, इसको लिख दिए A B C D, और जहां जहां काटते हैं वहां नाम लिख सकते हैं आप। अब देखते हैं कि एरिया कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण, इस समीकरण को देखा जाए हम लोग, लिखा गया है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, यह भी दिया गया है ना, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 दिया गया था, यानी x प्लस वाई लेस देन 50 हो गया। तो x के वैल्यू को 0 रखिए, y के वैल्यू को 0 रख दीजिए। चेक करने का ही तरीका है कि हमेशा x और y के वैल्यू को 0 कर दीजिए, और यदि ये सत्य होगा तो जो एरिया बनेगा वह मूल बिंदु की तरफ बनेगा, और अगर ये सत्य नहीं होगा तो जो एरिया बनेगा वो मूल बिंदु से दूर बनेगा। तो यहाँ पर 0 प्लस 0 लेस देन 50 ये सत्य है, 0 50 से छोटा होता है, तो या इसका जो क्षेत्रफल होगा ये सत्य है। तो क्षेत्रफल मूल बिंदु की ओर बनेगा, किधर बनेगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक, इसका कौन सा समीकरण था, यह रेखा था ना, इस रेखा का था ना। तो चलिए इस पे से एक फिगर में ड्रा कर लेते हैं, एक लाइन कर लेते हैं, यहाँ से एरो बना देते हैं, ये एरो बन गया। ठीक, ज़्यादा एरो नहीं खींचना है, नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक इसको देखा जाए फिर, 3x प्लस वाई इज लेस देन 90, इसमें भी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 रख दें हम लोग। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 90, यानी 0 इज लेस देन 90, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। जब यह भी सत्य है तो क्षेत्रफल कहाँ बनेगा, तो क्षेत्रफल केंद्र की ओर बनेगा, केंद्र की ओर बनेगा। इसका यह देखा दिया गया है, तो चलिए इसका भी ड्रा कर लेंगे, फिगर इससे भी ड्रा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आप देखिए कि ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें कि दोनों ही एरो आ रहे हैं। ठीक ना, तो आप देख रहे हैं कि A B C और D वे एरिया हैं जिसमें दोनों ही एरिया आ रहे हैं। तो एरिया कौन सा हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र A B C और D हो जाएगा। और A का निर्देशांक कितना है, तो A का है 0 0, B का कितना है 30 0, C का कितना है तो 20 और 30, और D का है आपका 0 और 50, D का है 0 और 50। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है Z का वैल्यू, और Z इज इक्वल टू, और Z इज इक्वल टू लिखा गया है
4x प्लस वाई, और इसी का अधिकतम मान ज्ञात करना है हम लोगों को। तो ध्यान देंगे, अब इसमें एक एक करके इन बिंदुओं को रखेंगे और जिस बिंदु पर इसका क्षेत्रफल अधिकतम आएगा वही माना जाएगा। तो अगर मैं ए वाला रख देता हूँ 0 0, तो 0 0 पर रख देंगे तो z बराबर 0 हो जाएगा। अगर मैं बी वाला रख देता हूँ 30 और 0, तो z बराबर ये 120 हो जाएगा। अगर सी वाला रख देता हूँ मैं 20 और 30, तो z पर हो जाएगा ये 110 हो जाएगा। मान रख रहे हैं, यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे ना, तो 80 और ये प्लस 30 110। और डी वाला अगर मैं रख दूँ तो 0 और 50, तब यहाँ पर z का वैल्यू 50 हो जाएगा। तो सबसे अधिक यहाँ पर हो रहा है 120 बिंदु बी पर। बिंदु बी पर सबसे अधिक मान होगा 120, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और 6वें का, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 6वें के सारे प्रश्न हो गए, बस एक लास्ट प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है उसको देख लिया जाए हम लोग। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें, या फिर से एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। और 6वें का लास्ट प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न, देखिए 5 नंबर का प्रश्न है और कितना आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कि एक थैले में 5 सफ़ेद और 10 काली गेंद है, जबकि दूसरे थैले में 10 सफ़ेद और 5 काली गेंद है। एक थैला यदीक्षा चुना जाता है तथा उनमें से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद सफ़ेद रंग की है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो 2 थैले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 थैले हैं, ठीक ना। यह एक थैला है और यह एक थैला है, और इस थैले में, पहले थैले में 5 सफ़ेद गेंद हैं और 10 काली गेंद हैं, 10 काली गेंद हैं। जबकि दूसरे थैले में 10 सफ़ेद गेंद हैं और 5 काली गेंद हैं। ठीक है। और प्रश्न, आप प्रश्न पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं प्रश्न में क्या लिखा गया है, ठीक ना। तो पहले थैले में 5 सफ़ेद गेंद हैं, 10 काली गेंद है, जबकि दूसरे थैले में 10 सफ़ेद गेंद और 5 काली गेंद है, और दोनों थैलों में से मुझे एक का चुनाव करना है। तो ये बताइए कि पहले थैले से सफ़ेद गेंद निकलने की, सफ़ेद पूछा था ना, सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो सफ़ेद गेंद में से ही कोई सफ़ेद गेंद निकलेगा ना, तो 5 सफ़ेद गेंद है, पांचों में से कोई भी एक निकल सकता है। ठीक है, तो ये 5 हो गया। जबकि उस थैले में गेंद 10 काले भी हैं और 5 सफ़ेद भी हैं, यानी कुल मिला के गेंद हैं 15, तो 10 और 5 15। ऐसे ही दूसरे थैले से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता बताइए। दूसरे थैले में 10 सफ़ेद गेंद हैं, जिसमें से एक निकालने हैं मुझे, जबकि कुल मिलाकर गेंद है वहाँ भी 15, 10 सफ़ेद और 5 काली। ठीक है। अब देखिए, घटना तो कोई एक ही बार ना घटेगा, ये घटना एक ही बार घटेगा। या तो आप इस थैले को ले लिए हैं या फिर इस थैले को लिए हैं। तो ये अगर इसी में से आपका ये काम हो गया तो फिर आप इस थैले का जिक्र नहीं करेंगे, या इस थैले में से आप निकाले तो फिर इस थैले का जिक्र नहीं करेंगे। तो इसलिए दोनों ही घटनाएं अपवर्जी घटना है। क्या है? दोनों घटनाएं अपवर्जी हैं, तो इसकी विधि हो जाएगी। तो ये प्रायिकता हो जाएगा, प्रायिकता तो 5/15 और 10/15। ठीक है, 5/15 प्लस 10/15। लेकिन इसके पहले आपको थैले का भी चुनाव करना पड़ेगा कि आप पहला थैला चुन रहे हैं कि दूसरा थैला चुन रहे हैं। तो आपके पास 2 थैले हैं और 2 थैलों में से आपको एक थैला चुनना पड़ेगा। आप गेंद तो बाद में चुनेंगे ना, सबसे पहले तो आपको थैला चुनना पड़ेगा कि थैला ये चुनना है, ये वाला, या थैला ये चुनना है। तो 2 थैले हैं, 2 थैलों में से एक थैला चुनना है आपको। तो थैले को चुनने की विधि हो जाएगा, थैले को चुनने की प्रायिकता, किसी एक को चुनेंगे जबकि पास 2 विधियां हैं, यह हो जाएगा, यानी कि एक सफ़ेद गेंद निकलने की
प्रायिकता हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 5/15 और प्लस 10/15, 1/2 है, एलसीएम ले लेंगे 15, 5 + 10 कैंसिल हो जाएगा 1/2, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज के इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन प्रश्नों को ले आऊँगा।